नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज उत्तर प्रदेश। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। गृह मंत्री अमित शाह आज कौशाम्बी और आजमगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान वो अरबों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अमित शाह का ये दौरा चुनाव को देखते हुए अहम माना जा रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां चुनावी समीकरण को साधने में जुट गई हैं। साथ ही एक दूसरे के वोटों पर सेंध लगाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इन परियोजनाओं की सौगात के क्या मायने निकलेंगे, साथ ही क्या होने वाली है पार्टियों की चुनावी रणनीति, इसी पर आज बात करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। अखिलेश के गढ़ में अमित शाह भरेंगे हुंकार। आज आजमगढ़ को मिलेंगे तोहफे धुआंधार। ...2024 के समर का करेंगे अमित शाह आगाज। बीजेपी के मिशन 80 की होगी शुरुआत आज। उपचुनाव में आजमगढ़ में लहराया था बीजेपी का परचम। ...2024 में किसका दिखेगा दम, कौन होगा बेदम। आजमगढ़ की जनता पर होगी सौगातों की बरसात। में आजमगढ़ देगा किसका साथ। हनुमान जयंती पर पीएम ने बजाया चुनावी बिगुल। बीते वर्षों में बहुत सारे दल सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति का दिखावा करते रहे। इन दलों ने उनके मुखिया अपने परिवार का भला कर लेते हैं, अपने समाज का कतई नहीं। जबकि भाजपा सामाजिक न्याय को जीती है, उसकी भावना का अक्षरशः पालन करती है। विकास बनेगा मुद्दा, जातीय समीकरण की होगी बिजली गुल। की लड़ाई, अखिलेश के किले पर बीजेपी की चढ़ाई। तो 2024 की लड़ाई, अखिलेश के किले पर बीजेपी की चढ़ाई। मेरे साथ आज दो खास मेहमान भी हैं। मेरे साथ मनीष सिंह जी हैं, आप सपा प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ ओपी सिंह जी हैं, आप भाजपा प्रवक्ता हैं। ओपी सिंह जी, आपके पास आऊंगी। 2024 में चुनाव, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और निकाय चुनाव भी जल्द ही होने वाले हैं। उससे पहले इन परियोजनाओं का जो सौगात दी जा रही है उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ को, कौशाम्बी को, चुनाव से पहले की तो कहीं ये योजना नहीं, रणनीति नहीं।
दीप्ति जी, 2024 का परिदृश्य साफ हो चुका है जी, और ये पूरा देश मान चुका है कि 2024 में 2019 जैसा जो है बहुमत के साथ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही जी। है। रहा ही सवाल हमारे नेताओं का, चाहे आज हमारे गृह मंत्री आदरणीय जो है अमित शाह जी, मुख्यमंत्री जी संभल और आजमगढ़ के दौरे पर आज हैं जी। देखिए, सवाल राजनीतिक दृष्टिकोण से उसके लिए होगा, उन दलों के लिए होगा, उन सरकारों के लिए होगा जो चुनाव के समय जिले जिले दौड़े उड़न खटोला लेकर के जाते थे। यहां तो 365 दिन, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे मंत्री हो प्रदेश सरकार के कैबिनेट में, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, गडकरी जी हो, राजनाथ जी हो, स्मृति ईरानी जी हो, और सारे नेता 365 दिन उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आपका दौरा होता। आज दौड़ा किसको 2024 से दीप्ति जी तब आप जोड़ती जब मुख्यमंत्री या अमित शाह या कोई बड़ा नेता बहुत दिनों बाद किसी जनपद में प्रकट हुआ। यहां तो मुख्यमंत्री जी 30 दिन में 20 दिन जिले के दौड़ों पर ही रहते हैं और जाकर के परियोजनाएं जो खास तौर से गरीबों के लिए या जन कल्याणकारी योजनाएं, केंद्र प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनका भली भांति उसका क्रियान्वयन देखते हैं। तो इसको 2024 के परिदृश्य से नहीं देखा सकता। रही बात आजमगढ़ की, आपने प्रयोग किया, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का किला था, है नहीं, वो किला ढह चुका है। वहां की जनता ने, जहां पिता वहां के संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, पुत्र ने किया, अगर उन लोगों ने आजमगढ़ जनपद का विकास किया होता तो आज सरकार को 4,542 करोड़ जैसी इतने बड़े धनराशि की वहां पर परियोजनाओं का शिलान्यास और वहां का जो है लोकार्पण न करना होता। आजमगढ़ का भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूर्वांचल के जनपदों का बड़ी तेजी के साथ विकास हुआ, क्योंकि पिछली सरकारों ने पक्षपात किया। उन्होंने केवल मैनपुरी, इटावा, बदायूं, कन्नौज इन पश्चिमी जनपदों का विकास किया, पूर्वांचल का कभी उन्होंने विकास नहीं किया, उसके साथ पक्षपात किया। हमारी केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं आज पूर्वांचल के बड़ी तेजी के साथ विकास हो रहा है। दूसरी बात, पूर्वांचल में सबसे ज्यादा माफिया और गुंडागिरी थी, जो वहां का माफिया गुंडागिरी राज समाप्त हो चुका है। आज लोग शांतिपूर्वक जीवन जीने को तैयार है, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे मऊ हो, चाहे आजमगढ़ हो। वहां खुलेआम सरकारों में जिस प्रकार से गुंडागर्दी होती थी, आज एकदम शांत है, लोग खुशहाल है। ओपी सिंह जी आपके पास वापस आएंगे। मनीष जी, सपा का जो किला है वो ढह चुका है, ओपी सिंह जी कह रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? दीप्ति जी, हम लोग किले की राजनीति नहीं करते हैं। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ सामाजिक मुद्दों पर लड़ने की राजनीति करती है और सामाजिक मुद्दों पर हम लोग लड़ते हैं। दीप्ति जी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बार बार कहते हैं कि हमारी पार्टी 24 घंटा जनता के बीच में रहती है और काम करती है। मैं तो नहीं मानता हूं, और हिंदुस्तान का कोई भी है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति यह कतई नहीं मानेगा कि वो 24 घंटा राजनीति करता है या 24 घंटा जनता के बीच में रहता है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर ईश्वरीय कुछ क्षमता है कि हम कितने देर फील्ड में काम कर सकते हैं, कितने देर नहीं कर सकते हैं, खाने का, पीने का, सोने का, उड़ने का, बैठने का, इसके लिए भी हमारे अपने निजी दिनचर्या के लिए भी हमारे पास समय होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो एक राजनीतिक आभामंडल बनाने की भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा कोशिशें की जाती है कि हम लोग 24 घंटा जनता के बीच में, तो मैं तो इन्हें एक इंसान, प्रकृति के द्वारा निर्मित इंसान नहीं मानता हूं। यह प्रकृति के द्वारा निर्मित नहीं है, इन लोगों ने स्वयं अपना निर्माण 24 घंटा जनता के बीच में रहने के लिए किया है। और जनता इन्हीं 24 घंटा रहने का नतीजा है कि आज के समय में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। महंगाई का स्तर यह है कि जो 2014 में डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम 50 रुपए 55 रुपए हुआ करता था, आज 100 रुपए पहुंच गया। ये इनके 24 घंटा काम करने का नतीजा है। जो गैस का सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था, अब 1400 रुपए पहुंच गया 2023 में। ये 24 घंटा जनता के बीच में रह के काम करते हैं। और देखिए ना, इतना इन्होंने काम किया कि अब 81 करोड़ लोगों को इन्होंने राशन बांटना पड़ रहा है। ये आपके काम करने का नतीजा है कि जो हमारे खाद्यान्न विभाग का जो संग्रह करने का स्थल है, वो संग्रह, जहां पर अनाज आपदा के समय में बांटने के लिए संग्रह किया जाता है, 2-2 साल के लिए संग्रह करके अनाज रखा जाता है, वह गोदाम खाली हो चुके हैं।
आपने अन्न को भी राजनीतिक रूप से बांट करके, राजनीतिक रूप से लाभ लेने के लिए अन्न का वितरण करके आपने ये संदेश दिया है कि आप 24 घंटा जनता के लिए नहीं काम करते, 24 घंटा आप अपने लिए काम करते हैं। आपके पेट का भोजन कैसे भरेगा, आपके पेट में अन्न कैसे पहुंचेगा, इसके लिए आप काम करते हैं। ठीक है मनीष जी, आप पर वापस आएंगे। आज कौशाम्बी और आजमगढ़ को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। आजमगढ़ को कौशाम्बी में शिलान्यास लोकार्पण हो चुका है, आजमगढ़ को भी करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। इसको एक बार जानते हैं कि आजमगढ़ को कितनी कौन कौन सी परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। आजमगढ़ को 4583.42 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। कुल लोकार्पण परियोजना 61, लागत 151.93 करोड़। कुल शिलान्यास परियोजना जो है वो 56 है, जिनकी लागत 4431.49 करोड़ है। यानी आजमगढ़ को कुल 4583.42 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। कुल लोकार्पण परियोजना जो है वो 61 है, लागत 151.93 करोड़ है। साथ ही साथ जो कुल शिलान्यास परियोजना है वो 56 है और लागत 4431.49 करोड़ है। ओपी सिंह जी, आप पर आऊंगी। चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में आजमगढ़, जिसे सपा का गढ़ माना जाता है, अखिलेश का गढ़ माना जाता है, वहां पर इन परियोजनाओं की जो सौगात दी जा रही है, इससे क्या समझा जाए? क्या वहां के पूर्वांचल के वोटरों को साधने की कोशिश हो रही है? देखिए दीप्ति जी, परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण होने से इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है जी। ये तो तब माना जाता। देखिए, दो प्रवृत्ति जो है राजनीति में देखी गई है। पहली, जब चुनाव हो तो नेता एसी कमरों से बाहर निकलते हैं। जब चुनाव हो तो कोई खटिया यात्रा, कोई नाव यात्रा, कोई साइकिल यात्रा, कोई मोटरसाइकिल यात्रा, तमाम तरह की यात्राएं होती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जन सेवा यात्रा अनवरत चलती है, वो बिना एक दिन रुके हुए लगातार चलती है। और मैं इसका उदाहरण देता हूँ। आप देखिए, कोविड काल में कोई नेता ट्विटर के अलावा घर से बाहर नहीं निकला, और जब लोगों की जान जा रही थी, ऐसी स्थिति में एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे डॉक्टरों का अपमान करते हैं और कहते हैं कि ये जो वैक्सीन बना, जब दुनिया वैक्सीन के लिए तरस रही थी, बड़े बड़े देश बना नहीं पा रहे थे, हमारे यहाँ दो वैक्सीन तैयार हुआ, तब एक नेता ने कहा कि इस वैक्सीन से सावधान, ये बीजेपी का वैक्सीन है। हालांकि ये बात अलग है कि बाद में पिता पुत्र दोनों ने उस वैक्सीन को लगवाया और अपने परिवार की जान बचाई। हमारे मनीष जी ने, विद्वान हमारे प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा कि देश की जनता को, 81 करोड़ जनता को आज अनाज दिया जा रहा है। आप ये बताइए कि संकट काल में हमने अनाज दिया, लोगों को पेट, कोई भूखा पेट सोए नहीं, उसको ये क्या मजाक बनाते हैं? आप वैक्सीन का मजाक बनाते हो, आप हमारी सेवाओं का बनाते हो। और आज देखिए कि 6 से 14 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? सेवा सप्ताह, लोगों के बीच में जाना, सेवा करना। देखिए, अब वो दिन लद गए जब जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति के सहारे लोग अपनी नैया पार करना चाहते थे, नहीं सफल हुए। अब भी सबक नहीं ले रहे हैं। जो लोग चुनावों के पहले यमवाई का नारा देते हैं, आज जिन लोगों को अतीक और मुख्तार की जैसे बड़े बड़े माफिया अपराधियों की चिंता है, आप बताइए, अरबों रुपया बरामद हो रहा है। इनके पास कौन सी फैक्ट्री थी? 4 बार सरकारें समाजवादी पार्टी की थी, सारे गुंडे माफियाओं को बनाने का काम इन्होंने किया। फूलन देवी जैसे डकैत, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सारे लोगों को बना। आज कम से कम चैन है, और इस देश के नहीं, दुनिया के 40 देश के लोग जो है 35 लाख करोड़ रुपया निवेश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, तमाम जो है परियोजनाओं में, तमाम फैक्ट्रियों में, और उसमें इसका रोजगार मिलेगा, लाभ मिलेगा। दूसरी बात, ये बेरोजगारी की बात करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, मनीष जी, गूगल पर खोज लीजिए, 4 बार सरकार थी। अगर आप बता दीजिए कि आपने किन क्षेत्रों के कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी है, तो इस पर मैं डिबेट करने को तैयार हूं। मेरी सरकार 6 साल में कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी है, किन किन विभागों में दी है, उसका डाटा आपको किसी भी गूगल, किसी भी उस पर जो है आपको साइबर पर मिल जाएगा। हम रोजगार दे रहे हैं। और दूसरी बात, आम आदमी की मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सत्ता में देश की आजादी के 75 साल
दीप्ति जी कभी भागीदारी नहीं, भागीदारी अगर हुई तो केंद्र प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अगर भागीदारी की होती तो आज आवास हमें देने की जरूरत न पड़ती, आज बिजली देने की जरूरत न पड़ती, आज शौचालय देने की जरूरत न बनती, आज जनधन खाता देने की जरूरत नहीं पड़ती। योजनाओं का सारा जो होता था बिचौलिए दलाल खाते थे, आज किसानों का पैसा, जरूरतमंदों का पैसा, योजनाओं का पैसा 72 घंटे में उनके खाते में जाता है। इनके यहाँ क्या होता था, दलालों के चक्कर में घूमते रहो। ये सब जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिससे जनता 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी को पिछली चुनाव से भी ज्यादा, अभी आप मुगालते में हसीन सपने देख रहे हैं, 5 सीटें मिली थी 80 में, इसका मतलब कुल सीटों की परसेंटेज 6% से ज्यादा नहीं आपका। जी समय हमारे पास सीमित है। मनीष सिंह जी, आजमगढ़ पर वापस आते हैं। आजमगढ़ सपा का, अखिलेश का गढ़ माना जाता था, वहां पर ये सौगातें दी जा रही हैं, वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है, कहीं सपा को डर तो नहीं लग रहा वोट बैंक खिसकने का? दीप्ति जी, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जितना ओपी सिंह जी को समय दिया है उससे 1 मिनट कम दीजिएगा, लेकिन हमें समय जरूर दीजिएगा। बिल्कुल जी। इन्होंने पहली बात, इन्होंने विकास की बात किया और विकास का मॉडल इन्होंने गिनाया जी। भारतीय जनता पार्टी जब विकास पर बात करती है तो उसकी बेशर्मी इन लोगों के सामने चली आती है। 22 करोड़ का पीडब्ल्यूडी का बजट था 2021-22 का, मात्र 7,000 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी विभाग में सड़कों बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पैसा खर्च किया। किस बेशर्मियत की बात करते, जो वह सरकार अनुमन्य जो बजट है उस बजट का पूरा पैसा नहीं खर्च कर पाती हो 1 साल में, वो विकास की बात कर रही है। स्वास्थ्य विभाग में आपके बजट का जो 26,000 करोड़ रुपए था, आपने 13,000 करोड़ रुपए भी नहीं खर्च किया आपने, और कहते हैं कि हमने विकास का पूरा मॉडल स्थापित कर दिया, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी। दूसरी बात, दीप्ति जी कानून व्यवस्था की ये बात कर रहे थे। 24 फरवरी का दिन था जिस दिन पाल की हत्या इलाहाबाद में हुई, प्रयागराज में हुई। उस दिन सुरेश खन्ना जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बजट पेश करने आ रहे थे। एक एक योजनाओं को गिनाना उन्होंने शुरू किया था, और उस समय एक एक गोलियां तड़तड़ा रही थी प्रयागराज में, और आज तक मुख्य अभियुक्तों को पकड़ नहीं पाई है भारतीय जनता पार्टी। कानून नहीं, कानून व्यवस्था पर इन्होंने बात किया है। विधानसभा में हमारे नेता ने तो योगी आदित्यनाथ को ललकारते हुए कहा था कि अगर कानून व्यवस्था पर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि 100 अपराधियों की सूची जारी करिए, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जान जाएगी कि अपराधी कौन है। हम टॉप 10 अपराधियों की सूची की मांग कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं दिया? 1 महीना से ऊपर का समय हो गया और अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार टॉप 100 जो अपराधी हैं उनकी सूची नहीं जारी कर पाई। और सुन लीजिए दीप्ति जी, यहाँ एक बात कहना चाहूंगी, आप दोनों ही मुद्दे से अलग जाकर बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात आजमगढ़ की, पूर्वांचल की हो रही है। देखिए, आपने पूरा समय दिया दीप्ति जी, आपने ओपी सिंह जी को पूरा समय दिया, पूरा भूमंडल इनको घुमाया आपने, पूरा भूमंडल इनको घुमाया आपने, दीप्ति जी बीच में पूरा भूमंडल इनका भ्रमण कराया। दीप्ति जी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात सवाल करता, कभी कोई सरकार, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की कोई सरकार कभी भी नौकरी मेला लगा कर नहीं बांटती है, और ये पहली ऐसी सरकार है उत्तर प्रदेश में जो मेला लगा करके नौकरी बांटती है। मेला किसका लग रहा है? हम लोग तो मेला में बुरैया जिलेबी खरीदने जाते थे, ये ओपी सिंह जी की जो सरकार है वह नौकरी मेले में बांट रही है। अब तो नौकरी किसको मिलती है? जिसने जमीन बेचा हो या जेवर बेचा उसको नौकरी मिली, पारदर्शी ढंग से नौकरी केवल भारतीय जनता पार्टी। मेले में पारदर्शी नौकरी बांटी जाती है। 5 मंत्री हुआ अडानी और अंबानी के चरणों में अपना सिर झुकाने वाले आदमी सरकारी नौकरी दे सकते हैं। जेवर प्राइवेट नौकरियों में प्राइवेट नौकरियां आपके मुख्यमंत्री बांटते हैं। बात हो रही है यहाँ पर, वापस आप दोनों पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार आजमगढ़ का जो सियासी समीकरण है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आजमगढ़ का सियासी समीकरण क्या रहा है, उसे एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा आजमगढ़ की सभी सीटें हारी। आजमगढ़ का सियासी समीकरण जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं, 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा आजमगढ़ की सभी सीटें हारी। सभी 10 विधानसभा सीटों पर एसपी ने क्लीन स्वीप किया, यानी कि सभी 10 विधानसभा सीटों पर एसपी जीती। वर्ष 2017 में सपा को आजमगढ़ की 9 सीटों पर जीत मिली। 2017 की अगर हम बात करें तो सपा को 9 सीटों पर जीत मिली। उस समय 2017 में 1 सीट बीजेपी के खाते में भी गई थी।
यानी अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारा था। लोकसभा के उपचुनाव में 2022 की बात हो रही, निरहुआ ने सपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को हराकर जीत हासिल की। आजमगढ़ के सियासी समीकरण की बात हो रही है और बीजेपी के लिहाज से ये बड़ी जीत है, इसलिए है क्योंकि आजमगढ़ को सपा का गढ़ माना जाता है और वहां पर अखिलेश का गढ़ माना जाता है। मुलायम सिंह यादव जी वहां से उनका गढ़ है, उसके बाद अखिलेश यादव का वो गढ़ माना जाता है, इसलिए ये जीत जो है बहुत अहम हो जाती है। उपचुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट की जीतने की ये जो बात सामने आई है। ओपी सिंह जी, मनीष जी कह रहे थे कि मेले करते हैं और रोजगार देते हैं, किस तरह से जो पारदर्शिता है वो बखूबी समझ में आती है। आपकी प्रतिक्रिया? दीप्ति जी, मैंने तो पहले कहा कि पिछली सरकारों में जो नौकरी दी जाती थी, 5 कथित मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 5 पावर के केंद्र थे। ठीक है। उनके लेटर पर, सिफारिश पर या तो किसी को नौकरी मिली और या तो जिस व्यक्ति ने अपनी जमीन और जेवर बेचा हो उसको नौकरी मिली हो। ठीक है। सामान्य व्यक्ति को, बिना प्रभाव के व्यक्ति को योग्यता के आधार पर पारदर्शी ढंग से सारे विभागों को देखा जाए, अब तक 6 साल में 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। और बकायदे जिनको नौकरी मिली है, आज उनसे जाके इंटरव्यू लीजिए आप अपने चैनल से, हर व्यक्ति यह कहता है कि मैंने किया। दूसरी बात, नौकरी के नाम पर इन्होंने किया क्या? पूर्वांचल के लोगों की नौकरी पश्चिमांचल में दे डाला। बनारस में भर्ती बोर्ड है और नौकरी किसको मिल रही है? वो बदायूं, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, उधर के रामपुर के लोगों की लिस्ट की नौकरी मिली। ठीक है। ओपी दूसरी बात, एक सेकंड, इन्होंने कहा, एक उदाहरण मनीष जी ने हमारे दिया कि पीडब्ल्यूडी में इतना 1000 रुपया आया और वो खर्चा नहीं कर सकी ये सरकार। तो सड़कें बता रही हैं। एक सेकंड, ठीक है मनीष जी, आपको मैं धैर्य से सुनूंगा, आप चुप रहिए। मैं केवल एक चीज दीप्ति जी पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। पीडब्ल्यूडी बड़ा महत्वपूर्ण विभाग होता है। ठीक है। और पिछली सरकार ने किस प्रकार से लूट किया ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं मनीष जी इतना जानना चाहता हूं, इस मलाईदार विभाग का 4 सरकारों में इस विभाग का मंत्री कौन था? क्या परिवारवादी व्यवस्था के तहत? अरे आप खर्चा क्यों नहीं कर पाइए? भाई आप पैसा क्यों नहीं खर्च करते हैं? 1 साल का बजट नहीं खर्च कर पाते हैं। भाई रहा, मुख्यमंत्री कौन रहा? पीडब्ल्यूडी मंत्री, कभी भतीजा रहा की बात है। एक जनता के मतलब की बात करिए ना, केवल लूटने के लिए। इन्होंने जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी में लूट मचाई है, शिवपाल यादव का छिपा नहीं है। आज भी जांच कराई जाए तो हजारों। क्यों नहीं जांच कराते? कौन भागता है आपकी जांच से? कौन डरता है आपकी जांच से? कौन डरता है आपकी जांच से? कोई नहीं डरता है आपकी जांच से। विभाग जो है जांच कर रही है। जनता को फिर आप भ्रष्टाचारियों के साथ क्यों खड़े हो? 6 बरस से आपकी सरकार है, 6 बरस में जांच करा देंगे, किसी जांच करा देंगे, जांच करा देंगे। अरे क्या जांच कार्रवाई होती है? किसकी जांच कराएंगे? कुछ नहीं है जांच में, जांच में कुछ नहीं है। सिंह जी, इस तरीके से चर्चा नहीं हो सारे पाएगी। गुंडे माफियाओं, भ्रष्टाचारियों का कनेक्शन समाजवादी पार्टी के साथ। ओपी सिंह जी, बहुत संक्षेप में उत्तर दीजिए। 2024 का शंखनाद आज हो गया है क्योंकि वहां पर बीजेपी के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता अमित शाह मौजूद हैं। बीजेपी के अध्यक्ष वहां पर भूपेंद्र सिंह वो मौजूद हैं वहां पर और योगी जी भी वहां पर हैं। तो क्या माना जाए 2024 का शंखनाद आज शुरू हो गया है? जी नहीं, 2022 का विधानसभा चुनाव जैसे ही समाप्त हुआ, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के जीत का शंखनाद कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि जो चचा और भतीजा और बुआ चरणों में पड़ करके 5 सीटें पाए थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य जो है 80 में 80 लोकसभा सीट है और 80 लोकसभा सीट जीतेगी। और गाजीपुर, आजमगढ़ ऐसे थोड़ो हमारे नेता जा रहे हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि जो सीटों को हम हारे, 14 सीट हम हारे थे, 16 सीट 2019 के लोकसभा चुनाव में, हमारा लक्ष्य है कि कांग्रेस का 1 सीट बचा है, वो भी चली जाएगी भाजपा के खाते में। 5 सीटें जो है बची है सपा के खाते में। अब की जीतना मुश्किल है क्योंकि प्रदेश की जनता ये देख चुकी है कि केंद्र और प्रदेश की सरकारें जो है वो किस प्रकार से जन कल्याणकारी, आम आदमी का कल्याण करने वाली सरकार है। ये सारी जनता
मनीष भारतीय जी, जनता आपकी पार्टी के साथ प्रतिक्रिया खड़ी है। संक्षेप में। कहाँ इनका आपकी रहता है, एसी से बाहर प्रतिक्रिया। निकलता ही जी, नहीं, वो क्या लड़ता जी, है? मनीष चुनाव जी। आने हमारी दीजिए, पार्टी ऐसी चुनाव आने दीजिए। मनीष जी, जब आजम 3 गढ़ महीना की रहेगा, की बात इनको करिएगा। पहले चुप कराइए। 3 जी, महीना जब बिल्कुल, रहेगा ओपी तो सिंह ऐसी जी, बस ओपी से सिंह यात्रा जी, शुरू मनीष होगी। जी को बोलने अभी दें। कहाँ हाँ, जाएंगे? और दीप्ति मनीष जी। जी आजमगढ़ पर बात करेंगे, पूर्वांचल पर बात बहुत करेंगे। अच्छा, अरे बहुत जो अच्छा, पिता पुत्र बहुत का अच्छा। क्षेत्र था वो तो चुनाव में गए ही नहीं, जी, जी। क्योंकि बोलिए, आप ही जनता को ठीक है। जवाब क्या देते कि ओपी मैंने सिंह जी, विकास क्या ओपी सिंह जी, किया? जाना मनीष जी चाहिए को- था ना, दावा करना चाहिए था ना, ओपी मेरा सिंह पिता जी, लड़ा, मैं ओपी लड़ा, सिंह जी, अब मेरा मनीष जी भाई को लड़ बोलने रहा का है। मौका कम दें। से कम परिवारवाद, जी, जातवाद, आखिरी तुष्टिकरण प्रतिक्रिया मनीष के जी राजनीति को आपसे, आशीर्वाद मनीष जी दीजिए। आपसे आखिरी प्रतिक्रिया। अरे आखिरी प्रतिक्रिया क्या, आप एंकर हैं, आपके कहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी चुप। बोलिए, बोलिए मनीष जी, मैं चुप अरे हूँ। मैं क्या बोलूंगा? बोलिए, ये बोलिए। परिवारवाद बोलिए की कि पूरी 80 में भाजपा 80 की हम लिस्ट है। जीतेंगे। और बोलिए। नहीं नहीं बोलिए, 80 में 80 जीतेंगे। 2 करोड़ 96 बल्कि लाख 82 हमारे बोल नेता को वोट दीजिए। मिला है, 36% से ऊपर हमारे नेता Very को good, वोट बहुत मिला। अच्छा। और घबराइए मत, 80 में 80 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। और आप लोग जो बात कर रहे हैं चुनाव जीतने की, अरे आप बुआ, चुनाव जीतने की भतीजा, बात बुआ कर रहे हैं, के चरणों में घबराइए मत। पड़ने के बाद अखिलेश यादव जी के यशस्वी बुआ नेतृत्व में के चरणों में समाजवादी पड़ने के पार्टी बाद जीतेगी। सीटें और आप मिलती, लोग 5। बोहनी नहीं होगी उत्तर ओपी सिंह प्रदेश जी में। आपको बोलने दिया गया, मनीष जी को बोलने दें। हाँ। अरे नहीं, मैं ये याद बोल दिला रहे- रहा हूँ कि ये बुआ बोल के रहे हैं, चरणों में पूरा यही परिवार लोग तो- पड़ा था। यही लोग तो तो 5 मिला। सरकार चलाएंगे, चैनल में बैठ करके किसी को बोले नहीं देंगे। आप मनीष जी, बोलिए, बोलिए, बोलिए। अरे थोड़ा सा मनीष जी, उम्र का भी संक्षेप लिहाज में। करना चाहिए, जी, जी। इतना बोलिए ख्याल मनीष रखना जी। चाहिए कि आप एक गुस्सा सरकारी मत पार्टी करिए, का प्रवक्ता बोलिए, है। गुस्सा मत जी। करिए, बोलिए। मनीष मैं जी, नहीं बोलूंगा भाई, मनीष जी दीप्ति जी मेरा भी समय दे दीप्ति दीजिए। जी, दीप्ति जी, मनीष अरे जी, आप- बोलिए। आप सुनिए ना, आपका समय तो जनता खत्म करने वाली है, आपका समय तो हम क्या खत्म करेंगे? मुंगेरी लाल का आपका समय सपना जन- देखने में अरे कोई एतराज हम- नहीं। हम अगर मुंगेरी लाल जी का सपना देख रहे हैं, वो भी दिन में। आप हम सपना देख रहे हैं, तो आप भी बिल्कुल उस सपने से देखिए। बाहर मनीष मत जी- होइए। इसलिए देखिए, किसी देखिए। सपने को ओपी साकार हम सिंह करने जी, जा रहे हैं। आप दोनों यहाँ पर आए, चर्चा की, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात पूर्वांचल में आजमगढ़ और कौशाम्बी में दी जा रही है। इसे 2024 का शंखनाद भी माना जा रहा है। 2024 के और निकाय चुनाव दोनों ही करीब हैं। सभी पार्टियां जो हैं इसको लेकर सजग हो गई हैं। चर्चा में आज मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।